Hello everyone, hi guys, I welcome you all on defensepedia.in. So guys, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये क्लास 12th की पॉलिटी का टॉपिक है। नाउ आप में से वो सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, बेटेट एनडीए या सीडीएस या सीएपीएफ, या आप में से कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवन जो आप में से 10+2 लेवल पे सीयूईटी का भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका डोमेन पॉलिटी है तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इज अ टॉपिक विच टॉक्स अबाउट कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे तरीके से वो निकला, कहां से उसको प्रॉब्लम्स मिली। मैं आप सभी बच्चों के सामने ये पूरा का पूरा सेशन कवर करूंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और आप में से वो सारे बच्चे जो कि किसी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, प्लीज बने रहिएगा इस चैनल पे। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। सबसे पहले गाइस, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं आपका मेंटर हूं। आई माई सेल्फ क्वालिफाइड नेशनल डिफेंस अकेडमीज एग्जामिनेशन एनडीए 2 2006, और मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि टीचिंग एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन कैसे आप कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मैं आपको वो सारी चीजें जो पिन पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, इमीडिएटली पिन पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको वो बताऊंगा। नाउ गाइस, आप में से कोई भी बच्चा मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहता है तो दिस इज माय चैनल्स नेम जीएस विद आकाश। आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट गाइस। सबसे पहले सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, दिस इज माय ऐप, दिस इज माय चैनल defensepedia.in। आपको ऐप की लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्री सेशंस के लिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। आप इसमें जाइए और आप जाकर क्या कहते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी। नाउ गाइस, लेट अस गो अहेड। अब सबसे पहले जब मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आप लोगों को कुछ वर्ड्स को याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहां पर जो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले, टू नेशन थ्योरी क्या थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये शुरू किया था ये थ्योरी। इसका क्या मतलब था टू नेशन थ्योरी का? इसका मतलब ये था कि उनका कहना था कि हिंदुस्तान में 2 तरह के धर्म के लोग हैं और ये अपने आप में ही 2 देश की तरह हैं। हिंदू और मुसलमानों को रेफर किया गया था और टू नेशन थ्योरी ही के कारण देश को बंटवारा किया गया था। इनका कहना था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो अपने आप में ही 2 देश की तरह हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस क्या था? अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वो एरिया थे गाइस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जिन पर डायरेक्टली ब्रिटिश का गवर्नर, नॉट मैं वाइसरॉय या गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, इन प्रोविंसेस का भी अपना गवर्नर हुआ करता था। सो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में आपको याद रखना है, ये वो एरियाज थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नर डायरेक्टली रूल किया करता था। जैसे आपने मद्रास प्रेसिडेंसी सुनी है, या आपने कलकत्ता प्रेसिडेंसी सुनी होगी। सो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सारी की सारी प्रोविंसेस थे, ये प्रेसिडेंसीज के अंदर आया करते थे। अब प्रिंसली स्टेट, थर्ड पॉइंट है प्रिंसली स्टेट। सो गाइस, प्रिंसली स्टेट क्या है? प्रिंसली स्टेट इज लाइक रूल्ड बाय द प्रिंसेस हु एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल। अब ये याद रखिएगा गाइस, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रजवाड़े, ऐसे घराने थे जो कि ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे, ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट का पॉइंट आप समझ लीजिएगा, इसकी प्रिंसली स्टेट का मतलब ये था कि जो डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर आते थे किसी राजा रजवाड़े के। आप लोगों ने निजाम ऑफ हैदराबाद सुना होगा, या आप लोगों ने नाम सुना होगा पटियाला के महाराज का नाम, कपूरथला के महाराज का नाम। सो ये सारे लोग प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर हुआ करते थे। अब अगला पॉइंट क्या आता है गाइस? रजाकार। अब रजाकार क्या होता था? याद रखिएगा गाइस, ये हैदराबाद में एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई थी। जनरली इस पैरामिलिट्री फोर्स रजाकार का इंटेंट ये होता था कि ये जो वहां पर हिंदू और मुसलमान रहते थे उनके बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करना, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे और हिंदू और मुसलमानों में हिंदुओं को, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया जाता था और उनको हरास किया जाता था बाय रजाकार्स। ओके, निजाम कौन थे गाइस? निजाम याद रखिएगा, निजाम वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद।
इनको निजाम का टाइटल है। निजाम शाही बहुत पुरानी डायनेस्टी है। निजाम शाही के आप बात सुनेंगे तो 1700 के फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको मिलता है कि निजाम शाही आसफ जहां ने शुरू कर दी थी। सो निजाम शाही इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो। फिर इसके बाद गाइज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया आजादी के बाद, और भारत में राज्यों को फिर से पुनर्गठन किया गया। और राज्यों का पुनर्गठन करने का इंटेंट क्या था कि कहीं पर भाषा का कोई फर्क है या कहीं पर ट्रेडिशनली कोई फर्क है तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से कंट्रोल करा जा सकता था, उसको फिर से सुधारा जा सकता था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू। आई होप आई एम क्लियर गाइस। किसी बच्चे के पास कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस अब अगला पॉइंट देखोगे, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे जब देश बना। 1947 में जब ये देश आजाद होता है तो ये आजादी आई अपने साथ बहुत सारे परेशानियों के साथ, जिसमें पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट परेशानी थी कि पार्टीशन के कारण एक बहुत बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन इधर उधर मिक्स हो गई। और इस पॉपुलेशन का जो कंट्रोल था, मतलब जो इस पॉपुलेशन के अपने ऊपर या किसी के ऊपर भी जो कंट्रोल था सोसाइटी का, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। याद रखिएगा गाइस, जैसे भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के हिंदू भारत आए तो इसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। ये याद रखिएगा गाइस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो रिफ्यूजी क्राइसिस तैयार हो गया था, ये सबसे पहला प्रॉब्लम था जो हमें देश में आइडेंटिफाई किया गया, जो सबसे पहले हमने देश में आइडेंटिफाई किया था। सेकंड चैलेंज क्या था? सेकंड चैलेंज था कि डेमोक्रेसी हमें एस्टेब्लिश करनी। अब देखिए 200 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके पहले कई साल हम गुलाम थे मुगलों के, तो इसके कारण एक बहुत कंटिन्यूअस प्रॉब्लम इस देश ने फेस की थी, देश के लोगों ने। अब ये देश के लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, ये सेटल नहीं हो पा रहा था। ये याद रखिएगा, एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, शायद लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे ना होने के कारण पूरी इतनी सारी पावर कि अपने लिए क्या चूज करना है, ये अपने लिए चूज करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। नाउ गाइस, थर्ड चैलेंज क्या था? थर्ड चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। डेवलपमेंट पॉवर्टी के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था, एक इतनी बड़ी सोसाइटी को कवर करके चलना। सो गाइज, ये सारी की सारी चैलेंजेस हमने फेस किए थे शुरुआती दौर में ही। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। नाउ गाइज, पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझिएगा गाइज, जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम आई, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, वो पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट की थी। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि ध्यान से देखिएगा कि 15 और 14 अगस्त के बीच दरमियानी रात में यहां पर दो देश बनते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए, जीवन मुश्किल हो गया था लोगों का, कम्युनल वायलेंस थी, केसेस, बहुत बुरे बुरे केसेस थे। याद रखिएगा गाइस, आप सभी बच्चों को याद रखना है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी के कारण एक वेस्ट और एक ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। वेस्ट पाकिस्तान आज का वो पोर्शन है जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, बट ईस्ट पाकिस्तान अब वो जगह है जो कि बांग्लादेश है। अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इंडिया की टेरिटरी थी, करीबन 2000 किलोमीटर का डिफरेंस था इन दोनों कंट्रीज के बीच में। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खान अब्दुल गफार खान, जिनको हम सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP इसके अनडिस्प्यूटेड लीडर थे और ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, बट फिर भी इनको पाकिस्तान में जोड़ा गया। याद रखिएगा, डिस्पाइट हिज अपोजिशन NWFP वाज मर्ज्ड विद पाकिस्तान। I want you guys to write it down, this is very very important। और वो जो पंजाब और बंगाल का पार्टीशन होता है, असल ट्रॉमा, असल प्रॉब्लम
जो आज तक शायद हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सेटल नहीं कर पाए, वो ट्रॉमा वहीं से आता है कि पंजाब को आधा टुकड़ा कर दिया गया, बंगाल को आधा टुकड़ा कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरुआती दौर में जो हिंदुस्तान ने फेस की थी वो रेफ्यूजी क्राइसिस थी। आई होप मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। नाउ अब गाइस क्या है, पार्टीशन से हुआ क्या? अब आप याद रखिएगा 1947 में जो ये पार्टीशन हुआ था ये सबसे एब्रप्ट था, बहुत झटके में करा गया, बहुत जल्दी में किया गया, और ये बहुत ही अनप्लैंड था, बहुत अनप्लैंड था। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में लाखों लोगों की जान और जानो माल का नुकसान हुआ था। गाइस याद रखिएगा, माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के भागना पड़ गया। बहुत लिमिटेड समय मिला था और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ गया। याद रखिएगा गाइस, महिलाओं के साथ बहुत बुरे बुरे केसेस थे, रेप के, किडनैपिंग के, ये सारे केसेस थे, उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। आप ध्यान से देखिएगा कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दोनों ही तरफ फेल हुई थी, और प्रॉपर्टी कम्युनल वायलेंस के अंदर जो मैं जानो माल का नुकसान बता रहा हूं ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, बहुत ही बड़े लेवल। नाउ अब क्या, अगला पॉइंट, जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या आया, आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है कि क्या आया था। अब आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट है। आप जम्मू एंड कश्मीर देख पा रहे होगे, आप NWFP देख पा रहे होगे, आप राजपुताना देख पा रहे होगे, आप बलोचिस्तान देख पा रहे होगे, आप हैदराबाद देख पा रहे होगे, आप ये जितनी मणिपुर देख पा रहे होगे, ये सारे के सारा पोर्शन, इसे हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। लगभग सारे ही के सारे प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया। टोटल कितने थे प्रिंसली स्टेट, याद रखिएगा गाइस, टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे। 565 प्रिंसली स्टेट थे, छोटे 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 सब कुछ मिला के 565 प्रिंसली स्टेट थे। सबने लगभग भारत को ज्वाइन किया, बट ट्रवनकोर, हैदराबाद और कश्मीर, मणिपुर, इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ट्रवनकोर, हैदराबाद, ट्रवनकोर मतलब आज का आप जिस पोर्शन को केरला बोलते हो उसको आप ट्रवनकोर बोला करते थे। तो ये लगभग वो जगह थी जहां पर थोड़ा सा इनिशियली हमें प्रॉब्लम हुई, जिन्हें भारत में विलय का प्रॉब्लम आ रही थी। ट्रवनकोर, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। कश्मीर का मसला तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि आज तक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा जख्म है जो आज तक सेटल नहीं हो पाया है ना। अब अगला पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो भारत की जो सबसे पहली अंतरिम सरकार थी, उन्होंने बहुत फर्म स्टेप्स लिए और वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे कि भारत का डिवीजन हो छोटे छोटे राज्यों के बीच में। ये बात को ध्यान से समझिएगा गाइस कि भारत की जो सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि देश छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो। अब याद रखिएगा गाइस, जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो 3 प्रिंसिपल्स के साथ चलता था। गवर्नमेंट का अप्रोच 3 प्रिंसिपल का साथ चलता था। याद रखिएगा गाइस, जो इन राज्यों में पीपल थे, जो लोग रहते थे, वो ज्यादातर चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन के पास जाकर मिले, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ आके मिले। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग कि दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता था, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता था कि ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऑटोनॉमी से क्या मतलब है कि ये याद रखने वाला बात है कि ऑटोनॉमी में, इसकी बात को याद रखिएगा कि गवर्नमेंट तैयार थी कि अगर कुछ राज प्रमुखों को या राजाओं को कुछ थोड़ी सी भी अगर कुछ कैपेसिटी, एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्ड करके देनी पड़ी तो कोई परेशानी नहीं होगी। कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, याद रखिएगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी बनाई गई थी, बॉर्डर और अपना अप्रोच पूरा का पूरा क्लियर कर लिया जाए, एक बारी में ही सब कुछ क्लियर कर लिया जाए। नाउ गाइस, अगला पॉइंट, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आता है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है गाइस। मैं अपनी फोटो एक बार सामने से हटाता हूं ताकि आप देख सकोगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या। गाइस ध्यान से देखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक खास तरह का लेटर था जिसको बनाया गया ये सोचकर था कि
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेने के बाद आप भारत के साथ आपका राज्य का विलय हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अब अगली चीज ध्यान देने वाली है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लगभग सभी राजाओं रजवाड़ों ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट एक्सेशन ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर थोड़ा सा टफ था। जूनागढ़ क्या, गुजरात के पास एक छोटी सी रियासत है जूनागढ़। आप याद रखिएगा गाइस, हैदराबाद को मर्ज किया गया यूनियन टेरिटरी में बाय अ मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन पोलो। एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन पोलो, और हैदराबाद को पार्ट बनाया गया इंडिया का। अब याद रखिएगा गाइस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत प्रेशर डाला महाराजा ऑफ मणिपुर पे कि वो मर्जर और एग्रीमेंट को साइन करें, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको इकट्ठा अपने पार्ट में कर लिया, जबकि उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो भी डिसएग्रीमेंट के साथ थी, कुछ चीजों में दे वर डिसएग्रीड। सो गाइस, हैदराबाद और मणिपुर को इस तरह से अपने साथ पार्ट बनाया गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अगली चीज क्या की गई, अगली चीज इसके बाद ये करी गई कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। आपको मैं यहां पर फोटो जो दिखा रहा हूं बहुत क्लोजली देखिएगा, ये फोटो है 1961 की, और इसकी एक बड़ी खास चीज है जो अगर आप लोगों को ध्यान से देखनी है। यहां पर देखिएगा, अगर आप यहां पर ध्यान से देख पाते हैं तो उस जमाने का अगर आप मैप देखें, ये मैप अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बड़ी ही डिफरेंस टाइप का था, बड़ा ही मतलब क्लैरिटी ऑफ मैप नहीं था। अगर आपको दिख रहा होगा यहां पर, आई होप आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा एक पार्ट था, छोटा सा एक पार्ट हिमाचल प्रदेश का था, बाकी पंजाब में पूरा आज का हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का पार्ट मिला हुआ था। सिमिलरली आज का आप असम देखेंगे तो आपको असम दिखेगा कि असम में छोटे राज्य जो भी मिजोरम, त्रिपुरा है, या आपको दिख रहा होगा कि शिलोंग वाला पार्ट है, मेघालय का पार्ट है, वो सब कुछ नहीं था, एक ही राज्य बनाया गया था। बिहार, मध्य प्रदेश को तो बाद में डिवाइड किया गया, ये सारा का सारा पार्ट उस जमाने में हुआ करता था। आई होप आई एम क्लियर गाइस। नाउ अब अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर ध्यान से देखना है। नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस में रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड्स बढ़ने लगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बहुत ज्यादा पोस्टपोन किया गया कि फिर से एक नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है। बट याद रखिएगा गाइस, बहुत ही जरूरी एक पॉइंट है कि दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। सभी बच्चे लिखेंगे पोत्ती श्रीमालू, इन्होंने एक सबसे लंबा भूख हड़ताल किया पोत्ती श्रीमालू ने, और पोत्ती श्रीमालू के इस भूख हड़ताल के बाद पोत्ती श्रीमालू की डेथ हो जाती है, और उसके बाद बनाया जाता है आंध्र प्रदेश, पहला राज्य जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे मतलब भाषा के आधार पे जो बना था, वो पोत्ती श्रीमालू के द्वारा आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। नाउ अगला पॉइंट क्या है गाइस, फिर कैसे बनाया गया, याद रखिएगा। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि इसके बाद बहुत सारा अलग अलग राज्यों में शुरुआत हुई कि हमें इसको और बड़ा करना है। गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, ये सारी की सारी चीजें फिर शुरू होने लग गई। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने इसीलिए अपॉइंट किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, और इस बार का इसका कमीशन का क्या था, इसका इंटेंट था कि बाउंड्रीज के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर यहां पर राज्य बनाया जाए। सारे बच्चे यहां पर याद रखिएगा। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में, और इसके साथ 14 राज्य बनते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बनती है। सभी बच्चों से मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे कि 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनती है। नाउ गाइस, वी आर डन विद द डे। अब मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि ये ध्यान से देखो कि 12th बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको अभी एमसीक्यूज करा रहा हूं, आप बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं या अदरवाइज आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सीयूईटी की,
या अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा गाइस किस तरह के क्वेश्चन है। सो हु गेव द स्पीच ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी इन द स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ही कॉमन सा नाम है। आप सभी बच्चों प्लीज कमेंट पे 1 लिखिएगा और 1 लिखकर आंसर डालेंगे। ठीक है, इसको पॉज करो यहीं पर और 1 लिखकर आंसर डालो। ठीक है, सो द आंसर इज गाइस व्हाट जवाहरलाल नेहरू ने किया था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। एक बहुत ही फेमस हमारे देश का एक बहुत ही फेमस सा था। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सरहदी गांधी किसे कहते हैं मैंने अभी आपको बताया है। पॉज करो, 2 लिखो, 2 लिखकर आंसर डालो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कम्युनल जोन ड्यूरिंग द पार्टीशन। कम्युनल जोन बन गए थे पार्टीशन के दौरान। तो यार देखो जहां पर भी पॉपुलेशन वाज लगभग इक्वल वहां पर ये कम्युनल इशू हुआ था। सो कलकत्ता में भी, अमृतसर में भी और लाहौर में भी, तीनों में था ये प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसके अलावा अब क्या क्वेश्चन है, हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ही वाज अ बैरिस्टर और अ पॉलिटिशियन। इसका आंसर बन जाएगा अगर आप इस पे थोड़ा सा 4 लिखकर आंसर इस पे डालोगे, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इस पर डालिएगा ना। नेक्स्ट इज व्हाट, हु वाज निजाम। निजाम एक टाइटल हुआ करता था हैदराबाद के राजा का, जो हैदराबाद का केयर टेकर थे। ही वाज निजाम। नाउ गाइस, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है, कमेंट करोगे सभी बच्चे इसी पे, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है कमेंट करके डालेंगे, सरदार पटेल को। ठीक है। हु क्रिएटेड आंध्र प्रदेश, पुत्ती श्रीमालू, द पल्लवास, कंदुकूरी या नन ऑफ द अबव। अभी बताया है मैंने, अब भी एकदम बताया है। ठीक है, ठीक है। व्हेन वाज मणिपुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि मणिपुर कब बना। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आप सभी बच्चों को याद रखना है। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर बनता है। ठीक है। हु रूल्ड गोवा एंड दमन एंड दीव इन 1961। कौन रूल कर रहा था गोवा, दमन एंड दीव को। इट वाज, आंसर डालेंगे गाइस, इट वाज पोर्चुगीज। ठीक है, चलिए। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि सभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग कब बना था। सो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। कहां बनी थी ये बनी थी ढाका में। किन्होंने बनाया था ये, नवाब सलीमुल्लाह और एक और नाम याद रखिएगा गाइस, आगा खान 3। ठीक है, चलिए। बाय दिस आई विल एंड माय सेशन गाइस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर चैनल अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो शेयर कर सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।